हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी अचीव देश की फैमिली में। जैसा कि हमने यूनिट 1 तो पूरी कवर कर ली है, अब हम जो है यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 जो है आप देख पा रहे होंगे, ये जो खंड बा यानी कि पार्ट बी आधुनिक कालीन कवि। इनमें कौन कौन से कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर है, नागार्जुन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे हैं और भवानी प्रसाद मिश्र हैं, मुक्तिबोध हैं और धूमिल हैं। यानी कि 6 जो कवि हैं आपके इसमें हैं। और जो यूनिट 1 थी उसमें भी आपके कितने, उसमें 5 ही कवि थे, है ना। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। आज हम यूनिट 2 जैसा कि डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें हम रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी तृतीय अंक पढ़ेंगे। उर्वशी का जो कि आपके सिलेबस में उसका तीसरा अंक दिया गया है, वैसे तो इसमें 5 अंक हैं। और नागार्जुन की जो कविताएं हैं, बादल को घिरते देखा है, कालिदास, अकाल और उसके बाद, साथ ही में हम अज्ञे जी की ये दीप अकेला पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो भी आपकी चीज़ें बची रह गई हैं उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और इसमें सारे आपके इम्पॉर्टेंट MCQs रहने वाले हैं, तो आप इस लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उर्वशी के तृतीय अंक में किस बात पर जोर दिया गया है? ए, देवताओं की महिमा, बी, मानवीय प्रेम और देह का सुख, सी है राजनीतिक संघर्ष और डी है धार्मिक कर्म कांड। तो जो उर्वशी का तृतीय अंक है, तो उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो उर्वशी है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। ये एक काव्य नाटक विधा में लिखी गई है। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। वहीं इन्होंने किस बात पर जोर दिया है? तो इन्होंने मानवीय प्रेम और देह का सुख जो है इस पर जोर दिया है, यानी कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरूरवा कौन है? ए, स्वर्ग का राजा, बी, पृथ्वी का राजा, सी, एक अप्सरा या फिर डी, एक ऋषि। ये भी उर्वशी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने काव्य नाटक लिखा है। तो जो पुरूरवा है वो पृथ्वी का राजा था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उर्वशी किस लोक से संबंधित थी? ए, स्वर्ग लोक से, बी, मृत्यु लोक से, सी, पाताल लोक से या फिर डी, उपर्युक्त सभी से। तो जो उर्वशी थी वो स्वर्गलोक से संबंधित थी, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उर्वशी किस विधा में लिखी गई है? तो अभी मैंने आपको बताया ये एक काव्य नाटक है और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी काव्य नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उर्वशी काव्य नाटक रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उर्वशी काव्य नाटक कितने अंकों में विभाजित है? 5 अंकों में, 6 अंक में, 7 अंक में या फिर 8 अंक में। तो जो उर्वशी काव्य नाटक है वो 5 अंकों में विभाजित है और जो उर्वशी का तृतीय अंक है ये आपके सिलेबस में दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी काव्य नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए, 1959, बी, 1960, सी, 1961 या फिर डी, 1962। तो जो उर्वशी काव्य नाटक है वो 1961 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो उर्वशी काव्य नाटक है ना, ये रचना इनके राष्ट्रवाद और वीर रस से भरी हुई है। ठीक है, और ये रचना इनकी काफ़ी प्रख्यात है और ये उर्वशी जो है वो पुरूरवा के प्राचीन आख्यान पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उर्वशी के तृतीय अंक का मुख्य विषय क्या है? प्रेम और विरह,
स्वर्ग और मृत्यु लोक का द्वंद्व, भावहीनता का प्रकोप या फिर प्रकृति का सौंदर्य। तो उर्वशी के तृतीय अंक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वर्ग और मृत्यु लोक का द्वंद्व, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्वशी का तृतीय अंक किस बीज भाव पर केंद्रित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। बताइए क्या सही होगा। जो उर्वशी का तृतीय अंक है वो ऋग्वेद पर केंद्रित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तृतीय अंक में, उर्वशी के तृतीय अंक में पुरूरवा उर्वशी को क्या कहता है? देवी लाल, रूपसी नारी, अप्सरा या फिर देवी। तो जो पुरूरवा है वो कौन है? पृथ्वी का राजा है, वो उर्वशी को रूपसी नारी कहता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उर्वशी के तृतीय अंक में पुरूरवा किसके प्रति आकर्षित है? उर्वशी के रूप के प्रति, स्वर्ग के सुख के प्रति, पृथ्वी के सुख के प्रति या फिर स्वयं के रूप के प्रति। तो जो उर्वशी का तृतीय अंग है उसमें दिखाया जाता है कि जो पुरूरवा है यानी कि पृथ्वी का राजा है वो उर्वशी के जो रूपसी रूप के प्रति आकर्षित है, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादल को घिरते देखा है कविता के कवि कौन है? बताइए इस कविता के कवि कौन हैं? बादल को घिरते देखा है। महादेवी वर्मा है, नागार्जुन है, निराला है या फिर जयशंकर प्रसाद है। बताइए बादल को घिरते देखा है किसकी है? तो बादल को घिरते है देखा है कविता के जो कवि हैं वो नागार्जुन है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नागार्जुन ने बादल को घिरते हुए कहाँ देखा है? मैदानों में, समुद्री में, पहाड़ों में या फिर जंगलों में। तो कविता में कवि ने बादल को पहाड़ों पर घिरते देखा है कि कौन कवि है? नागार्जुन ने, ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में कवि ने बादल के किन रूपों का वर्णन किया है? कोमल और कठोर, शांत और उग्र, सुंदर और भयंकर या फिर उपर्युक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि कविता में कवि जो हैं नागार्जुन उन्होंने बादल को क्या क्या बताया है? कोमल भी बताया है, कठोर भी बताया है, शांत भी बताया है, उग्र भी, सुंदर और भयंकर, ये सभी रूपों का वर्णन किया है बादल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में कवि ने किस पर्वत श्रृंखला का वर्णन किया है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का, अरावली का, विंध्य का या फिर नीलगिरी का। तो कविता में कवि ने हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन किया है, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन को किस रूप में जाना जाता है? छायावादी कवि के रूप में, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर रहस्यवादी। तो नागार्जुन जो है उनको प्रगतिवादी कवि के रूप में जाना जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन की भाषा शैली की विशेषता क्या है? कठिन और भावहीन, सहज और सरल, संस्कृतनिष्ठ और अलंकारिक या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो नागार्जुन की भाषा शैली है वो सहज और सरल थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने बादल को किसका प्रतीक माना है? क्रांति, शांति, सुख या फिर दुख। तो बादल को घिरता देखा है कविता में नागार्जुन ने बादल को क्रांति का प्रतीक माना है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने किस पर्वत की बात की है? तो अभी मैं पीछे बता चुकी हूँ, हिमालय की बात की है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने किनके जीवन का वर्णन किया है? पहाड़ी लोगों का, किन्नर लोगों का, धनी लोगों का या फिर गरीब लोगों का? तो बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने किन्नर किन्नरियों का वर्णन किया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कवि ने बादलों को किसके साथ जोड़ा है? फूलों के साथ, झरनों के साथ, देवदार के पेड़ों के साथ या फिर उपर्युक्त सभी? तो कविता में कवि ने बादलों को फूल, झरना और देवदार के पेड़ इन सभी के साथ जोड़ा है, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके दो ऑप्शन लगता है इसमें लिख नहीं पाए हैं। नागार्जुन की कविता कालिदास, अब हम नागार्जुन की दूसरी कविता में आ चुके हैं। पहले वाली थी बादल को घिरते देखा है, अब दूसरी है कालिदास। किस कविता संग्रह में संकलित है? सतरंगी पंखों वाली या फिर तुमने कहा था? तो जो नागार्जुन की कविता है वो सतरंगी पंखों वाली कविता संग्रह में संकलित है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन ने कालिदास कविता में कालिदास के किन किन ग्रंथों का उल्लेख किया है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत या फिर उपर्युक्त सभी? बताइए। तो नागार्जुन ने कालिदास कविता में कालिदास के रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत तीनों ग्रंथों का उल्लेख किया है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है और ये किस समय प्रकाशित हुई थी? 1960 में नीड़ का निर्माण फिर में, या फिर 1958 में बादल को घिरते देखा है, या फिर 1959 में सतरंगे पंखों वाली, या फिर डी उपर्युक्त सभी? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो नागार्जुन की कविता है कालिदास वो सतरंगी पंखों वाली में प्रकाशित हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है और उसका प्रकाशन वर्ष भी 1959 है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर ये जो है हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं जो है उसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन की कविता कालिदास किस महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है? रघुवंश, कामायनी, साकेत या फिर यशोधरा? तो रघुवंश पे ही आधारित है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है और यशोधरा, वैसे यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त का ही काव्य है। ठीक है, कन्फर्म ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अकाल और उसके बाद कविता के कवि कौन हैं? नागार्जुन, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? तो अकाल और उसके बाद कविता के जो कवि हैं वो नागार्जुन हैं। बादल को घिरते देखा है कालिदास और अकाल और उसके बाद ये सभी कविताएं हैं किसकी? नागार्जुन की, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कविताएं हैं? जागो फिर एक बार, ये भी कविता है। तो जागो फिर एक बार भी एक कविता है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमने पार्ट ए में जो पढ़ा था यूनिट 1 में, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये भी कविता है, किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा के द्वारा। अकाल और उसके बाद जो है ये भी अभी हमने पढ़ी कविता है, किसके द्वारा लिखी गई है? नागार्जुन के द्वारा। और वहीं परिवर्तन जो है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है, ये भी कविता ही है। इसमें तो कोई भी ऐसी नहीं है जो कविता ना हो, शायद ऑप्शंस में गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ए और बी दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है और कौन सा नहीं। जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एकदम सही है। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। प्रथम रश्मि, ये भी सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई कविता है। उर्वशी,
जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल नहीं। अभी हम स्टार्टिंग से ही उर्वशी पढ़ते आ रहे हैं, तो उर्वशी जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं, जबकि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ये तो गलती है, ये सुमेलित नहीं है। बादल को घिरते देखा है, अभी हमने पढ़ा नागार्जुन की कविता है, यानी कि आपका जो सी है वो सुमेलित नहीं है, उर्वशी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता अकाल और उसके बाद कब प्रकाशित हुई? 1952, 1953, 1954 या फिर 1955? तो ये 1952 में प्रकाशित हुई थी और ये इनके लिए इसको साहित्य अकादमी में भी प्रकाशित किया गया था। ठीक है। और अगर बात करें अकाल और उसके बाद, ये कैसे, मतलब क्या है इसकी स्टोरी, तो उसमें यही है कि जो अकाल पड़ता है, मतलब जैसे कोई चीज़ की कमी जब पड़ती है तो भुखमरी हो जाती है। मृत्यु का मार्मिक चित्रण भी इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकाल और उसके बाद कविता में किस आपदा का वर्णन है? भूकंप, बाढ़, सूखा या फिर अकाल? तो इसमें अकाल का ही वर्णन है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में अकाल के बाद क्या सामान्य होने लगता है? जीवन, प्रकृति, मनुष्य या फिर जानवर? तो वही है कि अकाल जब पड़ता है तब तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीमे धीमे क्या होने लगता है? जीवन सामान्य होने लगता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या फिर निराला? तो यह दीप अकेला कविता अज्ञेय, यानी कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कविता में दीपक किसका प्रतीक है? अग्नि, मनुष्य, राक्षस या फिर सभी? तो जो कविता में दीपक है वो मनुष्य का प्रतीक है इसमें। ठीक है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता में दीप को कैसा बताया गया है? स्नेह से भरा, गर्व से भरा, मद माता या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसमें जो कविता में दीपक है उसको स्नेह से भरा भी माना गया है, गर्व से भी और मद माता से भी भरा हुआ माना गया है। वहीं अगर आपको लगता है कि इसमें मद माता का अर्थ क्या है ना, कि मद माता का क्या मतलब होता है, तो मद माता का मतलब है अहंकार, अहंकार से भरा हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने, कि अज्ञेय की कविता यह दीप अकेला किस संग्रह में संकलित है? कितनी नावों में, कितनी बार, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी या फिर शेखर एक जीवनी? तो अज्ञेय की कविता यह दीप जो अकेला है ये बावरा अहेरी के संग्रह में संकलित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता में वही आ गया, देखो मदमाता शब्द का क्या अर्थ है? तो गर्व से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ या फिर ज्वलन से भरा हुआ? मानी ना है। ठीक है। तो मदमाता का अर्थ है अहंकार से भरा हुआ, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मेरा गला भी खराब हो गया है। यह दीप अकेला है कविता का मुख्य उद्देश्य नहीं संदेश क्या है? कि व्यक्ति को अपनी शक्ति पर काबू करना चाहिए, व्यक्ति को व्यक्तिगत रहना चाहिए, या व्यक्ति को समाज के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, या फिर व्यक्ति को समाज से अलग रहना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य हैं या फिर हम लोग हैं वो समाज का ही एक अंग है, और हमें जो है समाज के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और इस जो कविता है अज्ञेय जी की, यह दीप अकेला है, इसमें भी कविता का यही उद्देश्य है या यही संदेश है कि व्यक्ति को समाज के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन 37 कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो भी आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं उनसे रिलेटेड सारे MCQs मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।